गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 15वें नंबर की वीडियो है। पहले की अगर आपने 14 वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आइए करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी सराय स्थित है। दोस्तों हमसे सराय पूछी है। सबसे पहले तो आपको सराय पता होनी चाहिए क्या है। जब पुराने वक्त में हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, ना कोई बस होती थी, ना ट्रेन होती थी, ना जहाज होती थी, कुछ भी नहीं होता था, सभी को लगभग पैदल सफ़र करना होता था। तो उस वक्त में दोस्तों थोड़े थोड़े एरिया के बीच में, जैसे जो पैदल सफ़र करने वाले होते थे वो थक जाते थे, उनके आराम करने के लिए उनके खाने पीने की जो व्यवस्था की जाती थी उसको सराय कहा जाता था, अर्थात आज के ज़माने की जिसको आप धर्मशाला बोल सकते हो। तो दोस्तों जो 300 वर्ष पुरानी सराय पूछी है फरीदाबाद ज़िले में, ऑप्शन देखिए, जौनपुर, बल्लभगढ़, हथीन और गांव सराय ख्वाजा। तो जो गांव सराय ख्वाजा है इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, सराय ख्वाजा जो गांव का ही नाम पड़ गया, ये उसी सराय के नाम पर है। तो फरीदाबाद के गांव सराय ख्वाजा में 300 वर्ष पुरानी सराय स्थित है। अब आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये जो गांव सराय ख्वाजा है, ये सराय पीर ख्वाजा ने बनवाई थी। इसी वजह से पीर ख्वाजा के नाम से ही इस गांव का नाम सराय ख्वाजा पड़ गया। और दोस्तों जो फरीदाबाद की स्थापना है उसका ये भी पता होना चाहिए आपको किसने करवाई, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार पहले भी। तो फरीदाबाद की स्थापना 1607 में जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे फरीद शेख ने करवाई थी। ये भी पूछा जा सकता है कब हुई, किसके कोषाध्यक्ष थे। तो 1607 में करवाई थी। जहांगीर जो एक मुस्लिम शासक थे उनके कोषाध्यक्ष ने फरीद शेख थे जो उन्होंने करवाई थी। और दोस्तों उसी फरीद शेख के नाम पर वक्त के बाद इसका नाम फरीदाबाद रखा गया था। जिन्होंने किसने बसाया था, फरीद शेख ने बसाई थी। जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे, 1607 में बसाई और उसी फरीद शेख के नाम पर फरीदाबाद जिले का नामांकन किया गया। और थोड़ी सी और डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्यों किया गया था। इसका जो स्थापना थी फरीदाबाद की फरीद शेख के द्वारा, जो हमारा ग्रांट ट्रंक रोड था जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई थी। किसके लिए? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी हम बोलते हैं, जिसको आज वर्तमान में हम जो हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 जिसको हम कहते हैं, उसी की सुरक्षा के लिए फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा ग्रैंड ट्रंक रोड से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ग्रैंड ट्रंक रोड का पता होना चाहिए। इस मार्ग को शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी के लिए बनवाया गया था। ये पाकिस्तान के पेशावर से शुरू होकर दोस्तों भारत के कोलकाता से होकर पश्चिम बंगाल का जो बंगाल का जो सोन गांव है वहाँ तक निकलता है। पेशावर से शुरू हुआ, वाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया और रावलपिंडी लाहौर तक जाता है और भारत के अंदर ये अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? भारत के अंदर वर्तमान में भी अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाने वाला जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था, उसी की रक्षा के लिए फरीदाबाद शहर की स्थापना करवाई गई थी। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ी सी फरीदाबाद की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो फरीदाबाद से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद का एक तिगांव गांव है। कौन सा गांव है? तिगांव गांव, जो
अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। और वर्तमान के फरीदाबाद की बात की जाए तो जब हरियाणा बना तब फरीदाबाद नहीं था। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1979 में गुरुग्राम जिले से अलग करके हरियाणा के 12वें जिले के तौर पर की गई थी। फरीदाबाद वही जिला है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा में सबसे कम है, लेकिन जिसकी जनसंख्या और जनघनत्व पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और फरीदाबाद के आपको अदर रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे फरीदाबाद का उपनाम पूछ लिया जाए तो औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके सपनों का शहर भी कहा जाता है। जैसे चंडीगढ़ को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ऐसे ही फरीदाबाद शहर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है, या फिर इसको उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कहा जाए। और दोस्तों, जो फरीदाबाद का सिही गांव है वो संत सूरदास के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो बहुत सारे उद्योग हैं, झीलें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप अलग से जब आपको जिला करवाया जाएगा तब करवाएंगे। उम्मीद है आपको जहाँ तक इतने कंसेप्ट बताए गए, किसी भी जगह से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है। देखिए बहुत सारे बच्चे तो कर्ण नाम देखते ही करनाल को देखते हैं। शुक्र है यहाँ ऑप्शन में करनाल ऑप्शन नहीं दिया है। हमारे पास ऑप्शन है रेवाड़ी जिले में, रोहतक जिले में, सोनीपत जिले में, या फिर झज्जर जिले में। तो दोस्तों, गौकर्ण तालाब रोहतक जिले में है। कहाँ है गौकर्ण तालाब? रोहतक के अंदर है। 1558 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, और 2004-5 के अंदर इसका फिर से नवीनीकरण करवाया गया। गौकर्ण तालाब के एक साइड जो महिलाओं के नहाने के लिए घाट बनाए गए, दूसरी तरफ उसके पुरुषों के लिए, और एक तरफ वहाँ पर गौओं के स्नान के लिए भी घाट बनाए गए थे, और इसी वजह से इस तालाब का नाम गौकर्ण तालाब है। और जो रोहतक के अंदर डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी हैं, उनकी देखरेख में गौकर्ण तालाब की देखरेख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। नाम से ही आपको पता चल जाता है। श्री कृष्ण संग्रहालय ऑप्शन देखिए, पानीपत में, फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में, या फिर रोहतक में। तो दोस्तों, जो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऑप्शन को जरूर देखा करो। अगर कुरुक्षेत्र के साथ साथ थानेश्वर भी ऑप्शन दिया हो तो आपको थानेश्वर के साथ जाना है। कुरुक्षेत्र और थानेश्वर दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपको थानेश्वर के साथ, अदरवाइज जो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर की गई थी। और किस लिए की गई थी? ताकि कृष्ण, जो भगवान जिनको हम मानते हैं, कृष्ण भगवान है जो महाभारत के भी बहुत बड़े पात्र हैं, उनके जो जीवन के ऊपर कंप्लीट वृत्तांत दिखाने के लिए कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई, 1987 के अंदर की गई। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कहाँ है? हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसके साथ साथ आपसे कृष्ण संग्रहालय के साथ साथ जो कुरुक्षेत्र के दूसरे संग्रहालय हैं, कई बार वो भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत बार जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है। तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा श्रीकंठ संग्रहालय के जो देख रेख के अंदर हरियाणा का ये पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। कौन देख रेख करता है? जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो श्री कृष्ण वाली जो संस्था है, जिसको आप बोलते हो, सॉरी नाम उसका क्या है, श्रीकंठ संग्रहालय की जो देख रेख के अंदर वहाँ पर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय बनाया गया है। और उसी गुलजारी लाल संग्रहालय का जो समर्पण किया गया है वो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा, उनको समर्पित है। और इसके साथ साथ थानेश्वर संग्रहालय भी पूछा जाता है। थानेश्वर संग्रहालय थानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है।
राजा नाहर सिंह का नाम आते ही आपको पता चल जाता होगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, यमुनानगर या फिर रोहतक। तो राजा नाहर सिंह वही राजा हैं जिनको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। कौन है बल्लभगढ़ का शेर, आपसे पूछा जाए तो कौन है? राजा नाहर सिंह। और इन्हीं राजा नाहर सिंह की थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए। सन 1857 की क्रांति में ये बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे, जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। 1829 में ये बल्लभगढ़ रियासत के शासक बने थे और इन्होंने 1857 की क्रांति जब हुई तो इन्होंने दिल्ली के जो सम्राट थे उस वक्त बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिकों को दिल्ली भेजकर अंग्रेजों से दिल्ली को मुक्त करवाने में मदद की थी। इसी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, और 23 सितंबर 1857 को इनको गिरफ्तार किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, आजकल HSSC बहुत डिटेल से पूछते हैं, तो इनको गिरफ्तार किसने किया था? एक अंग्रेज अधिकारी सावर्जन थे जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया। कब किया? 23 सितंबर 1857 को किया था और 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर इनको सरेआम फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर दी गई? दिल्ली के चांदनी चौक पर 9 जनवरी 1858 को भारत के इस महान राजा को, बल्लभगढ़ के शेर को सरेआम फांसी दे दी गई थी। तो नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? वो बल्लभगढ़ में है। और बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह के द्वारा एक विशाल किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों हमसे जींद का किला पूछा है, जो आज भी जींद के अंदर विद्यमान है, जिसको जींद के राजा गजपत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। वो पूछा है कब बनवाया गया था? वो सन 1775 के अंदर बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? सन 1775 के अंदर जींद के राजा गजपत सिंह के द्वारा एक विशाल किले का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों जींद रियासत से आपको इतना याद होना चाहिए, जब 1857 की क्रांति हुई तब जींद वो रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। आज वर्तमान में जहाँ के हमें किले देखने को मिलते हैं, लगभग जहाँ की इमारतें सुरक्षित हैं, लगभग वो वही रियासतें हैं जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वो उसी वक्त उनके जो लगभग किले थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे। तो जींद, नाभा, पटियाला, छछरौली, लोहारू, पटौदी और सांपला की वो रियासतें थी जिस वक्त उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन सी? जींद, नाभा, पटियाला तो सभी बच्चों को याद होंगे। उनके साथ साथ जींद, नाभा, पटियाला, छछरौली, लोहारू और पटौदी, सांपला, ये सारी की सारी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और उस वक्त जब राजा गजपत सिंह ने इस विशाल किले का निर्माण करवाया, उस वक्त उनकी उम्र महज 17 वर्ष थी। कितनी थी? महज 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गोहाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी है आपका सोनीपत और ऑप्शन डी है सिरसा। तो गोहाना आप सभी ने पढ़ा ही होगा, गोहाना बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। गोहाना जो है वो सोनीपत जिले में है। कहाँ पर है? सोनीपत जिले में है। और गोहाना के अंदर आपको थोड़ी सी और डिटेल पता होनी चाहिए। बहुत बार आपसे गोहाना का किला पूछा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गोहाना में जो किले का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक गोहाना के किले का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और गोहाना के अंदर ये पूछा जाता है कि विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? तो गोहाना में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह हुआ था। गोहाना के किले का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन जो किला था
वो तराइन की लड़ाई अगर आपने पढ़ी हो, तराइन में 2 लड़ाइयाँ हुई, एक 1191 में हुई, एक दूसरी 1192 में हुई। और किस किस के बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। पहली लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन दूसरी लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनकी हार हो गई। मोहम्मद गौरी जीत गए थे युद्ध के अंदर, और उसी युद्ध में जीतने के बाद गोहाना किले को उन्होंने ध्वस्त करवा दिया था, नष्ट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से कौन वर्ष 2016 में हरियाणा का जिला बना था? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को घुमाया कैसे भी जाए, यहाँ पर हरियाणा का लास्ट या फिर आपसे 22वां जिला पूछा गया है। तो हरियाणा का 22वां जिला जो 2016 में बना वो कौन सा था? वो था चरखी दादरी। कौन सा था ये? हरियाणा का जो 22वां जिला बना 18 सितंबर, या फिर कई जगह इसकी अलग अलग डेट भी दी होती है, कई जगह दी होती है 18 सितंबर, कई जगह यहाँ पर 1 दिसंबर है, और कई जगह यहाँ पर 16 नवंबर दी होती है। लगभग इतनी डिटेल से तो नहीं पूछा जाता। 16 नवंबर ज़्यादा जो यूज होती है, जिसमें ऑफिशियल जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो जो हरियाणा का 22वां जिला है चरखी दादरी, वो 2016 के अंदर बना था। और इस नगर जो चरखी दादरी है, इसके नाम के पीछे भी पूछा जाता है दोस्तों। इस नगर की जो नाम की उपाधि है वो दादुर शब्द से मानी जाती है। जो चरखी दादरी किससे अलग हुआ? भिवानी से अलग हुआ। 2016 में नया जिला बना, और जो इस नगर की उपाधि है वो दादुर शब्द से मानी जाती है। और दादुर का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो मेंढक होता है। कहा जाता है कि पुराने वक्त में यहाँ पर एक झील होती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंढक होते थे, और उन्हीं मेंढक को आप उसमें दादुर बोला जाता है, और उन्हीं की वजह से इसका नाम दादरी पड़ा गया था। दूसरा यहाँ पर एक और कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के छोटे पुत्र बिल्वराज चौहान ने चरखी दादरी को बसाया था। एक चरखी दादरी से रिलेटेड जो आपसे अदर क्वेश्चन आता है वो आता है चरखी दादरी का सीमेंट उद्योग। चरखी दादरी के अंदर जो सीमेंट उद्योग है वो सेठ रामकृष्ण डालमिया ने 1939 में लगवाया था। जर्मनी के इंजीनियर बुलाए गए थे उस वक्त। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। देखिए 1939 में भारत गुलाम था, हमारे पास अपने सांस लेने तक की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त में चरखी दादरी के अंदर सेठ रामकृष्ण डालमिया ने एक सीमेंट उद्योग लगाया। जर्मनी के इंजीनियरों के द्वारा लगाया गया था, लेकिन 1981 के अंदर भारत सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया गया था। अर्थात 1939 से लेकर जो 1981 के बीच का वक्त था, उस वक्त जो ये उद्योग था सेठ रामकृष्ण डालमिया का था, लेकिन बाद में ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया था। उस वक्त दोस्तों आज़ादी के बाद लगभग हर कंपनी को सरकार अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लोगों को रोजगार देने के लिए उसको सरकारी बनाया जा रहा था। एक वर्तमान का दौर है, लगभग हमारा हर जो पब्लिक सेक्टर होता था वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हरियाणा में जो प्रचलित घोड़ा नृत्य या फिर घोड़ी नृत्य भी कई जगह बोला जाता है का आयोजन मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, आपने घोड़ी नृत्य तो बहुत देखा होगा, घोड़ा नृत्य या घोड़ी नृत्य बहुत देखा होगा, तो किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फागुन माह में, सावन के माह में, पुत्र जन्म के अवसर पर, या फिर विवाह के अवसर पर। वैसे तो दोस्तों देखिए अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई किसी वक्त भी घोड़ी नृत्य करवा सकता है, लेकिन जो हमारी परंपरा के अनुसार है वो शादी के वक्त, विवाह के अवसर पर ही घोड़ा नृत्य या घोड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। घोड़ी नृत्य आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह तो उसको प्रॉपर घोड़ी का ही किया जाता है। देखो घोड़ी को पूरा सजाया संवारा जाता है, पूरी जैसे शादी में सब तैयार होते हैं ऐसे घोड़ी को तैयार किया जाता है, और घोड़ी को नृत्य करते हुए तो मैंने भी देखा है। और बहुत जगह इसकी दूसरी परंपरा भी है, जैसे पीछे आदमी खड़ा होता है और आगे जैसे घोड़े की गर्दन की तरह उनका एक शेप बनी होती है, उसको सजाया होता है, पीछे आदमी डांस कर रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे घोड़ी नृत्य कर रही है। तो दोनों ही परंपराएं देखी हुई हैं, दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो जो घोड़ा नृत्य है या फिर घोड़ी नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना,
हरियाणा में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने करवाया था। सबसे पहले तो आपको स्थानेश्वर जो मंदिर है पुनर्निर्माण से पहले आपको उसकी हिस्ट्री या फिर निर्माण पता होना चाहिए। तो दोस्तों स्थानेश्वर जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन कालीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और कहा जाता है कि इस मंदिर का जो संस्थापक हैं या फिर जहाँ पर इन्होंने आकर पहले पूजा पाठ किया वो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति राजा के द्वारा की गई थी। कौन से हैं? पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश जिनको बोला जाता है, उसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए आपसे पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था ऑप्शन डी मराठा सदाशिवराव के द्वारा। किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव के द्वारा। स्थानेश्वर नाम आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानेश्वर हमारी हिस्ट्री में क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों थानेश्वर का जो राजधानी थी वो किसकी थी? वो महाराज हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेश्वर के जो दो राजा प्रसिद्ध हुए, एक थे उनके जो बड़े भाई थे, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे प्रभाकर वर्धन, और जो हर्षवर्धन थे, ये दोनों भाई थे। प्रभाकर वर्धन को मारकर ही हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में महज राजा बने थे, और हर्षवर्धन वही राजा थे जिनको कहा जाता है कि इन्होंने जो कुंभ मेला लगता है उसकी शुरुआत करवाई थी। और हर्षवर्धन राजा की राजधानी होता था थानेश्वर, जिन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राज किया था। कब से कब तक? सिर्फ पंजाब को छोड़ा था, पूरे उत्तर भारत पर उनका साम्राज्य फैला हुआ था। 606 से लेकर 647 तक इनका जो साम्राज्य रहा। और दोस्तों जो महाराज हर्षवर्धन थे उनसे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट आपसे पूछे जाए तो वो थे, एक तो महाराज हर्षवर्धन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो उनकी 3 खुद की रचनाएं थी जो महाराज हर्षवर्धन की लिखी हुई थी, आपने एग्जाम में देखी होंगी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन कौन सी बुक्स लिखी महाराज हर्षवर्धन ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे, रचनाकार थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक इनके दरबारी कवि पूछे जाते हैं, कौन थे वो? इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। अस्थाना कवि या दरबारी कवि दोनों ही वर्ड बहुत बार लिखे मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर, अस्थाना कवि आए या दरबारी कवि, तो वो कौन थे? बाण भट्ट थे। उन्होंने लिखी थी हर्षचरित। बाण भट्ट ने क्या लिखी? हर्षचरित। खुद महाराज हर्षवर्धन ने लिखी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान आए थे चीनी यात्री हेन सांग। हेन सांग कहा जाए, या अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ उसके अंदर हेन सांग का चीनी नाम दिया हुआ था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, वो था जेन जुआंग। क्या नाम था? जेन जुआंग। चीनी यात्री हेन सांग आए या जेन जुआंग आए, दोनों वही हैं। वो भी महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत में आए थे। करीब करीब 30 वर्षों तक वो भारत में रहे, और एक उन्होंने भी प्रमुख बुक लिखी थी जिसके अंदर भारत हरियाणा का इतिहास देखने को मिलता है, वो है सीयू की, जिसके अंदर थानेश्वर का महिमा मंडल किया गया है। वो कौन सी बुक है? वो सीयू की है। ये 5 बुक हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर बच्चे को याद होनी चाहिए। 3 महाराज हर्षवर्धन की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक थी जो इनके अस्थाना कवि बाण भट्ट ने लिखी थी, वो थी हर्षचरित। और एक चीनी यात्री हेन सांग या फिर जेन जुआंग आए, उन्होंने लिखी थी सीयू की। और इनका वंश पूछा जाता है वो कौन सा था? पुष्यभूति वंश आए या फिर वर्धन वंश आए। जो स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो पुष्यभूति ने करवाया था, और पुनः निर्माण आ जाए तो वो करवाया था मराठा सदाशिवराव के द्वारा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है दोस्तों कि मैडम बहुत ज़्यादा रिपीट करती है या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन है, आप वीडियो को फास्ट भी करके देख सकते हो, आप स्लो भी करके देख सकते हो। टीचर को तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, और कोशिश होती है कि जो भी पढ़ाया जाए आपको साथ के साथ याद हो जाए। अदरवाइज तो आप दिन में पता नहीं कितनी वीडियो देख लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे पढ़ो आप दिन में 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, उसको इतना पढ़ो कि आपके माइंड से वो दोबारा ना निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? नया क्वेश्चन लग रहा होगा ना, लेकिन एग्जाम में आते हुए एचएसएससी यही ढूंढती है कि नया क्वेश्चन क्या दिया जाए। तो 11 रुद्री जो शिव मंदिर है वो हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन देखिए, पानीपत, कैथल, जींद और हिसार। तो जो 11 रुद्री शिव मंदिर है वो कैथल में स्थित है। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल में स्थित है और कैथल वही जिला है जिसको हम कपिस्थल बोलते हैं। हनुमान जी की जन्म स्थली बोला जाता है, जहाँ पर गीता भवन मंदिर फेमस है। अंजलि का टीला भी वहाँ पर है। कुट्टी शिव मंदिर भी आता है। देखो, एक तो 11 रुद्री शिव मंदिर है और वहीं पर है कुट्टी शिव मंदिर। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो देव जी का मंदिर भी वहीं पर है। लव कुश की नगरी भी इसको कैथल को ही बोला जाता है। और जो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय मुंदड़ी में बनाया है वो भी कैथल में ही है। कितने सारे कंसेप्ट आपको याद हो गए। सबसे पहले 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? कैथल में ही है। वही कैथल जिसको हम कपिस्थल बोलते हैं, हनुमान जी की जन्म स्थली बोलते हैं। वही जहाँ पर जो मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, उनका जहाँ पर मकबरा है, जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी कैथल का जो गीता भवन मंदिर है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अंजलि का टीला भी वहीं है। कुट्टी शिव मंदिर पूछा जाए या फिर आपसे देव जी का मंदिर पूछा जाए या लव कुश नगरी पूछी जाए या फिर आपसे महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय पूछा जाए या फिर रामायण संबंधित नगर पूछा जाए तो सारे के सारे कैथल ही है। रामायण संबंधित नगर कौन सा है? जैसे हमारा महाभारत संबंधित नगर सारा का सारा कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही रामायण के पात्रों की बात की जाए लगभग सारे के सारे कैथल से ही संबंधित है। देखिए, लव कुश वहीं पर हो गई, अंजलि वहीं पर हो गई, हनुमान जी की जन्म स्थली वहीं पर हो गई, महर्षि वाल्मीकि वहीं पर हो गए। तो सारे के सारे ये रामायण के ही पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहतक लिखा हुआ है, शायद पुराना डाटा है। झज्जर जिले में आता है बेरी गांव, जो पहले रोहतक के अंदर होता था। झज्जर जिले के बेरी गांव के रूडमल मंदिर में जो स्थित शिवालय है उसका निर्माण कब करवाया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बेरी गांव का पता होना चाहिए। बेरी गांव कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। बेरी गांव वही गांव है जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, ये उनका गांव है। जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, ये उनका गांव है। और दोस्तों, जो वहाँ पर रूडमल मंदिर है उस शिवालय का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था सन 1892 के अंदर। बेरी गांव में रूडमल मंदिर है और उसके अंदर जो शिवालय है उसका निर्माण जो 1892 में करवाया गया था। और बेरी गांव में ही भीमेश्वरी देवी का भी मंदिर है जो महाभारत कालीन है माना जाता है। दोस्तों, बेरी गांव में भीमेश्वरी मंदिर जो है वो महाभारत कालीन माना जाता है। और एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध होने से पहले कृष्ण ने भीम से कहा था कि अपनी जो आपकी जो इनको बोला जाता है कि जो आपकी कुल देवी है उनको लेकर आओ, तभी आप उनकी पूजा करोगे और आप उनसे सफल होगे। जब भीम अपनी कुल देवी को लेकर आ रहे थे तो उन्होंने उनको देवी को वहाँ पर जो बेरी गांव है वहाँ पर एक बेरी का पेड़ होता था उसके नीचे रखा और वो आराम करने लग गए। तो वहाँ पर वो देवी माँ वहीं के होकर रह गए थे। उस वजह से जो बेरी गांव का जो वो है भीमेश्वरी में देवी मंदिर है वो महाभारत कालीन माना जाता है। ये पांडवों के कुल देवी मानी गई हैं और दोस्तों वहीं पर ये पांडवों के समय का मंदिर माना गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए भीमा देवी मंदिर, देखो भीमेश्वरी पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? झज्जर जिले के बेरी गांव में जो पांडव कालीन मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है। और आपसे भीमा देवी मंदिर पूछा जाए दोस्तों वो पंचकूला में है। नामों में थोड़ा ही गैप है, भीमेश्वरी और भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर पंचकूला में है जिसको हरियाणा का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का खजुराहो भी कहा जाता है। सबसे पहले बेरी गांव का रूडमल मंदिर, उसमें स्थित शिवालय का निर्माण करवाया गया था 1892 के अंदर। बेरी गांव में ही भीमेश्वरी देवी मंदिर स्थित है जो पांडवों के समय का है। बेरी गांव हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का गांव है। और जो भीमा देवी मंदिर है वो पंचकूला हरियाणा में स्थित है, जो
कहाँ क्या कहा जाता है उसको? हरियाणा का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, माता शीतला का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शीतला माता का जो प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सभी को पता है, वो गुरुग्राम जिले में है। अब आपको पता होना चाहिए कि माता शीतला थे कौन। जो माता शीतला थे उनका पहले का नाम था ललिता। ललिता जो एक कथा के अनुसार हमने सुना है वो दिल्ली की थे और उनकी शादी हुई गुरुग्राम के अंदर, जब ये एक ही एरिया होता था। और कहाँ किनके साथ हुई? उनके गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थे ललिता जी। जो ललिता थे वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थे, जिनके नाम पर आज गुरुग्राम नाम है। और वो ललिता थे, उनके हाथ में एक आशीर्वाद होता था कि वो जिस भी बच्चे के सिर पर हाथ रख देते थे उनको चेचक कभी नहीं होता था। हमारे पुराने समय में आपने सुना हो बहुत सारे लोगों को चेचक होता था। चेचक एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। तो दोस्तों वो जिसके भी सिर पर हाथ रख देते उस बच्चे को कभी भी चेचक नहीं होता था। उसी मान्यता की वजह से जब उनकी शादी होकर वो गुरुग्राम आ गए तो लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे करके वो जो शीतला माता का मंदिर है वो गुरुग्राम का बहुत ही फेमस मंदिर बन गया, जहां आज भी वर्तमान में भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और शायद मैया रानी सभी की मनोकामना भी पूर्ण करती होंगी। ये भी पूछा जाता है कि गुरुग्राम का जो शीतला देवी मंदिर है वहाँ पर मेला कब लगता है? तो दोस्तों वो अप्रैल मई का मास कहा जाए, मार्च अप्रैल होता है वैसे तो। और वो हरियाणवी के अंदर जो हमारे देसी माह होते हैं वो चैत्र मास के अंदर लगता है। कब लगता है शीतला देवी का मंदिर? चैत्र मास के अंदर लगता है। कौन थे ये? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है, ऑप्शन देखिए, खंडवा, पगड़ी, तोड़ा या पगड़। तो दोस्तों हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी है उसको हम खंडवा कहते हैं। आपने हमारे बड़े बूढ़ों को देखा होगा सिर पे जो पगड़ी पहनते हैं वो क्या कहलाती है? खंडवा कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, वो है हरियाणा में राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हरियाणा में राजपूती ढंग से पड़ी जो पगड़ी होती है उसको पाग कहते हैं। जो राजपूती ढंग की पगड़ी होती है हरियाणा में उसको पाग कहते हैं। और राजपूती ढंग की जो पगड़ी है जो हमारे राजस्थान से लगते ज़िले हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि राजपूती राजस्थान से जुड़ी हुई पगड़ी है। और जो हमारे राजस्थानी एरिया से जुड़े हुए ज़िले हैं वहाँ पर जो राजपूती पगड़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो राजपूती ढंग से जो पगड़ी बनी होती है उसको पाग कहते हैं। और सिंपल जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाली पगड़ी है उसको खंडवा कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों देखिए आपको लगता होगा क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन उससे अदर रिलेटेड कंसेप्ट देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से करोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उम्मीद है आपको हमारे आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।